अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने 9th क्लास में चैप्टर 7 स्टार्ट करना है। इंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अंदर है काफ़ी सारे रिएक्शन होते हैं। सेल है अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन होते हैं। वो रिएक्शन अगर विद आउट इंजाइम हो, यानी इंजाइम है बिना वो रिएक्शन जो है वो सेल है अंदर है हों, तो वो इतनी स्लो स्पीड से हों, वो इतने आहिस्ता हों तो उन्हें दिनों में और महीनों में यानी वो मुकम्मल हों। वो रिएक्शन जो है वो कई रिएक्शन जो है वो महीना चलें, कई रिएक्शन है वो साल चलें, इतने स्लो होते हैं। उनकी स्पीड जो है वो वेरी स्लो होती है, बहुत आहिस्ता चलते हैं। तो नेचर ने उन रिएक्शन को जल्दी करवाने के लिए एडिशनल प्रोटीन्स पैदा कर दी हैं सेल में। एडिशनल से मुराद वो रिएक्शन में तो हिस्सा लेती हैं, लेकिन हिस्सा लेने के दौरान जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि एट दी एंड रिएक्शन में वो वैसे ही बच जाती हैं, यानी वो दोबारा नई रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाती हैं। यानी ये ऐसे एंजाइम है, एंजाइम उस प्रोटीन का नाम है जो रिएक्शन हो तेज़ करे, और रिएक्शन हो तेज़ करने पे जब प्रोडक्ट बन जाए तो एट दी एंड वो दोबारा बच जाए और वो दोबारा नए सबस्ट्रेट हो प्रोडक्ट में बदलने के लिए तैयार हो जाए। उस ऐसी प्रोटीन का नाम है एंजाइम। तो अब एंजाइम का हम डिटेल से स्टडी करने से पहले देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ही जो टर्म इस्तेमाल की थी फर्स्ट टाइम पे वो इब्ने नफीस ने की थी, इब्ने नफीस ने। अब ये टर्म यूज इसलिए हुई थी, इब्ने नफीस ने वो तमाम रिएक्शन जो सेल है अंदर होते हैं उन तमाम रिएक्शन हो कलेक्टिवली उसने कह दिया ये मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म ही डेफिनेशन जहाँ से बनती है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड है पेपर में आता है, डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड इट्स टाइप। तो सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस विद इन सेल, हर वो रिएक्शन जो सेल है अंदर हो, सेल से बाहर जो हो वो नहीं, जो सेल है अंदर रिएक्शन हो उस केमिकल रिएक्शन का नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ को बरकरार रखने के लिए ये रिएक्शन जो है सेल में होना लाजमी है। और इन रिएक्शन को हम कलेक्टिवली मजमूई तौर पर कह देते हैं ये मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, इसकी 2 इकसाम है। पहली है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में होता ये है जो जिस्म में बड़े मालिक्यूल्स होते हैं उन्हें तोड़ है छोटे छोटे मालिक्यूल्स में बदला जाता है। लार्जर मालिक्यूल्स हो सिंपल वंस में तोड़ा जाता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स इनटू सिंपल वन, इसे बड़े मालिक्यूल्स हो तोड़ है छोटे सिंपल मालिक्यूल्स में तोड़ना जो है वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और जब भी बड़ा मालिक्यूल टूट है छोटे मालिक्यूल बनाता है तो इस दौरान बॉन्ड जो है वो टूटते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो कैटाबॉलिज्म के दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस का नाम होता है कैटाबॉलिज्म और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी जो प्रोसेस है उसका नाम है कैटाबॉलिज्म और रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें बड़ा मालिक्यूल टूट है छोटे मालिक्यूल्स बनाता है और इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। दूसरी तरफ है एनाबॉलिज्म, बिल्डिंग अप यानी तमीर करना, बनाना कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल फ्रॉम सिंपल वंस। अब छोटे छोटे मालिक्यूल को जोड़ है बड़ा मालिक्यूल बनाना जो है वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। यानी प्रोसेस का नाम है एनाबॉलिज्म और रिएक्शन का नाम है एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन और प्रोसेस का नाम है एनाबॉलिज्म।
इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जाहिर बात है जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जोड़ है बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है तो इसमें न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जब नए बॉन्ड बनते हैं तो उन बॉन्ड्स को बनने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए हमारे जिस्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो होता है ये साइड बाय साइड हो रहा होता है, यानी साथ साथ होते हैं। कई रिएक्शन में बड़े मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं छोटे में, और कई जगह पे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं। तो जो टूटने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है वो बिल्डिंग अप यानी जो एनाबॉलिज्म है उसमें इस्तेमाल हो रही होती है। इसका मतलब है जो एनर्जी कैटाबॉलिज्म के दौरान रिलीज होती है वो एनाबॉलिज्म के दौरान एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी जैसे हम अपनी जो एनर्जी ही नीड है वो कैटाबॉलिज्म से ही पूरी कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल कैटाबॉलिज्म ही जो एग्जांपल है उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड ही ब्रेक डाउन होती है, खुराक को तोड़ा जाता है। खुराक को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ही जरूरत होती है। हम सांस के जरिए से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, खुराक जो है वो हम मुंह के जरिए से अंदर ले जाते हैं। नवाले रोटी है तो वो मैदे में चली जाती है, वहीं पर ऑक्सीजन भी आ जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है थ्रू। तो वो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वाटर बनाती है, प्लस एनर्जी बनाती है। ये तीन चीजें बनती हैं। अब ग्लूकोज जो है ये बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर जो है ये छोटे मॉलिक्यूल हैं। तो बड़े से क्या बने छोटे, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है। अब व्हाट इज एटीपी? ये एक न्यूक्लियोटाइड है जो सेल में एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियोटाइड का नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होती है वो इधर एनाबॉलिज्म में इस्तेमाल होती है। अब कैटाबॉलिज्म की दूसरी जो एग्जांपल है वो है लिपोलाइसिस। लिपो का मतलब होता है लिपिड्स, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। इसमें लिपिड्स हो तोड़ा जाता है, लिपिड्स हो तोड़ा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है ये बना किससे है? अगर मैं इस रूम को तोड़ूं तो इस रूम को तोड़ने से मुझे ईंटें मिलेंगी, क्यों है ये रूम बना ही ईंटों से है, तो इसे तोड़ने से भी ईंटें ही मिलनी है। तो अब लिपिड्स को तोड़े हैं तो इसका मतलब है लिपिड बना किस चीज से है? लिपिड बना है फैटी एसिड से, ग्लिसरॉल से। इसका मतलब है लिपोलाइसिस में लिपिड टूटता है तो इसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ही हमें मिले हैं। इसी तरह एनाबॉलिज्म में आ जाए, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो दोबारा कंबाइन करवाएं और एनर्जी दें, क्यों है इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब ये एनर्जी बाहर से जो प्लांट्स लेते हैं वो सनलाइट के जरिए से लेते हैं, क्यों है ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है वो सनलाइट से होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये आपस में रिएक्शन करते हैं। ये सनलाइट और क्लोरोफिल का होना लाजमी है। तो रिजल्टेंट जो बनता है, रिजल्ट जो प्रोडक्ट आती है वो C6H12O6 प्लस O2 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है। अब यहाँ पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जब है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन हो छोड़े ग्लूकोज जो है ये बड़ा मॉलिक्यूल है। तो अब छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिले और लार्जर मॉलिक्यूल बन गया, इसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। या फिर दूसरी तरह एग्जांपल है प्रोटीन सिंथेसिस। अब सवाल ये पैदा होता है लिपिड्स तो बना था ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, प्रोटीन हिस्से बना हुआ है अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से। इसका मतलब है अगर अमाइनो एसिड जो हो आपस में जोड़ा जाए तो प्रोटीन बन जाएगी। तो इस दौरान जो अमाइनो एसिड से दरमियान नए बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, न्यू बॉन्ड बनते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो वो एब्जॉर्ब एनर्जी जो है वो रिस्पायरेशन से आती है, यानी कैटाबॉलिज्म से आती है। तो यहाँ पे उम्मीद है मुझे आपको टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो क्लियर होगा।
तो ये पेपर बोर्ड है पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी इस चैप्टर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब यहाँ पर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज उसने इस्तेमाल की हुई हैं, डिफरेंट बोर्ड्स में इस्तेमाल है, यानी फेडरल बोर्ड में है, जब है सरहौदा बोर्ड जो है उसमें नहीं है। पहले ही टर्म है सबस्ट्रेट। आपने रिएक्शन पढ़े हो है केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हैं, जो एरो से पहले चीज़ें लिखी होती हैं ना, तीर से पहले जो चीज़ें होती हैं वो रिएक्टेंट होती हैं, और तीर के बाद जो चीज़ें होती हैं वो प्रोडक्ट होती हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, तीर से पहले जो चीज़ है वो रिएक्टेंट है, तीर के बाद जो है वो प्रोडक्ट है। तो केमिस्ट्री में तो हम बोलते हैं रिएक्टेंट, तीर के बाद प्रोडक्ट। अब बायोलॉजी में जब हमने पढ़ना है तो हमने उसी रिएक्टेंट का नाम रख दिया सबस्ट्रेट। चीज़ वही है, रिएक्टेंट ही है ये, लेकिन अब नाम हमने रख दिया सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनती है। इसी तरह सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट इंटर्स इनटू केमिकल रिएक्शन, वो मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लें रिएक्शन करने के लिए और बाद में उनसे नई प्रोडक्ट बने, वो मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन में इंटर होता है, जिसने आपस में रिएक्शन करे प्रोडक्ट बनानी होती है, उसका नाम है सबस्ट्रेट। ये डेफिनेशन है। प्रोडक्ट द चेंज्ड सबस्ट्रेट, जब रिएक्शन होता है तो सबस्ट्रेट जो है वो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। तो जो रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट है, वो जब चेंज होकर नया मॉलिक्यूल बना देता है तो उसे हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। अब ऊपर वाली एग्जांपल है, मिसाल है तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ तो सबस्ट्रेट ने आपस में रिएक्शन किया, सबस्ट्रेट में से इस सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन निकला, इसमें ऐड हुआ और इसने ये नया मॉलिक्यूल बना दिया। ऑक्सीजन और कार्बन है, दरमियान में हाइड्रोजन ऐड हुई है। तो इसका मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड सबस्ट्रेट था, जब ये चेंज हुआ तो ये प्रोडक्ट में बदल गया। तो द चेंज सबस्ट्रेट कॉल्ड प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक पाथवे, अब हमने ये फोटोसिंथेसिस ही सिंपल इक्वेशन लिख दी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है साथ रिएक्शन हरे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल, तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये हमने सिर्फ इतनी सी लाइन में एक इक्वेशन पूरी लिख दी, लेकिन जब आप फोटोसिंथेसिस हो डिटेल से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कोई एक स्टेप में रिएक्शन नहीं हो जाते, इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं। यानी पहले सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बने, फिर उस प्रोडक्ट को ने सबस्ट्रेट के तौर पे नई प्रोडक्ट बनाई, फिर उस प्रोडक्ट ने दोबारा सबस्ट्रेट के तौर पे नई प्रोडक्ट बनाई। यानी मिसाल देते हैं, हमने ए से ई बनाना है, ए हमारे पास सबस्ट्रेट है, हमने बनाना है ई, तो अब ए से ई जो है वो हम सीधा एरो लगाएं तो बन सकती है, लेकिन ई से पहले वो बनती है बी, फिर बनती है सी, फिर बनती है डी और फिर जाके बनती है ई। तो अब इन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी ये दरमियान में बनती है। हमारा इनिशियल सबस्ट्रेट ये है, फाइनल प्रोडक्ट ये है, लेकिन उसके दौरान बी भी बनता है, सी भी बनता है, डी भी बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है, हम डायरेक्ट ए से ई क्यों नहीं बनाते? ए से ई बनाने वाला एंजाइम ही ना सेल में हो। जाहिर बात है, ए से ई में चेंज करने के लिए, उस रिएक्शन को तेज करने के लिए एंजाइम होना चाहिए। जैसे है लेक्चर है शुरू में मैं बताया कि एंजाइम जो है केमिकल रिएक्शन हो तेज करता है। अब ऐसा एंजाइम ही ना हो जो ए को डायरेक्ट ई में बदले या इस रिएक्शन हो तेज करे, लेकिन हमारे पास ऐसा एंजाइम मौजूद है जो ए से बी बनाए, बी से सी बनाए, सी से डी बनाए और डी से ई बनाए। तो ऐसे जो सीरीज में स्टेप होते हैं, सीरीज में रिएक्शन होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे।
ऐसा रास्ता जिसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आती हुई फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होती है। चेन ऑफ रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस ही एक चेन फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म है जिंदा रहने के लिए जो एक रिएक्शन से चेन है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक है पाथवे। अब ये जरूरी नहीं है जो दरमियान में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उनका कोई इस्तेमाल ना हो सकता है वो भी किसी ना किसी स्टेप पे सेल को कोई ना कोई फायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो यहाँ पे इब्ने नफीस, ये MCQ है। इब्ने नफीस ये शॉर्ट क्वेश्चन बनती हैं डेफिनेशन, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आपने सिर्फ अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए सबस्ट्रेट क्या चीज़ है, प्रोडक्ट क्या चीज़ है और मेटाबॉलिक है पाथवे क्या चीज़ है। जब हम डिटेल से पढ़ते जाए तो हम सिर्फ नाम ले हैं ये सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट है, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। सबस्ट्रेट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और उसमें जो चेंज हो है नया मॉलिक्यूल बने वो प्रोडक्ट होता है, और ये जो रिएक्शन है जिसमें एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो ये मेटाबॉलिज्म है। अब हम आपने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ी हो है कैटालिस्ट। ये जो कैटालिस्ट होते हैं ये रिएक्शन हो तेज करते हैं, केमिस्ट्री वाले इसका नाम रखते हैं कैटालेज। ये जो कैटालेज होते हैं ये रिएक्शन हो स्पीड अप करते हैं, काम वही है लेकिन हमने इसे कैटालिस्ट के बजाय बायोलॉजी में इसे हमने नाम दे दिया एंजाइम। तो इन विद आउट एंजाइम या विद आउट कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन वेरी स्लो स्पीड से होते हैं, लेकिन जब एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी इसका दूसरा नाम है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। Biological catalyst that speed up the reaction without being used in process। कभी भी ये प्रोसेस में खुद यूज नहीं होता। मिसाल है देता हूँ, मैंने 50 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट लिए, 50 मॉलिक्यूल इससे प्रोडक्ट बनने हैं मिसाल है तौर पर, मैंने दरमियान में 5 मॉलिक्यूल एंजाइम है डाल दिए। अब ये 5 मॉलिक्यूल जो है वो 10 दफ़ा रिएक्शन हो तेज करे हैं, पहले 5 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो है उन्हें प्रोडक्ट में बदले हैं एक दफ़ा, फिर यही 5 मॉलिक्यूल दोबारा 5 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट को उठाए हैं उन्हें साथ बाइंड हो है उन्हें प्रोडक्ट में बदले हैं दूसरी दफ़ा, 10 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुए। इसी तरह ये 5-5 मॉलिक्यूल जो हैं ये 5-5 सबस्ट्रेट उठाते जाए हैं, इसका मतलब है ये 10 दफ़ा रिएक्शन हो जल्दी से करवा है प्रोडक्ट में चेंज करे हैं, और एट दी एंड ये खुद 5 है, 5 जो है वो रिएक्शन में रिकवर हो जाते हैं, बच जाते हैं, हम दोबारा इन्हें वापस ले लेते हैं। इसलिए उसने कहा बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप द रिएक्शन, ऐसे कैटालिस्ट जो स्पीड अप करें रिएक्शन हो विद आउट बीइंग यूज्ड इन प्रोसेस, लेकिन रिएक्शन में इस्तेमाल ना हो। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन है एंजाइम, डिफाइन एंजाइम। अब ये एंजाइम ही नेचर क्या है, ये असल में एंजाइम जो होते हैं होते क्या है, नेचर क्या है, केमिकल से बने हुए हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में टोटल 4 मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम बायो मॉलिक्यूल मानते हैं, जिन पे लाइफ डिपेंडेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये प्रोटीन से बने हैं, प्रोटीन किससे बनी है, अमाइनो एसिड से बनी है। ये बात याद रखनी है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है। प्रोटीन अब हमारे सेल में मोर देन 10,000 प्रोटीन्स मौजूद हैं, यानी हमारे सेल में 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन मौजूद हैं। तो अब ये नहीं है सारी प्रोटीन जो है वो एंजाइम ही है, नहीं, हमारे जो जिस्म में मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती हैं। मसलन फंक्शनल प्रोटीन हो तो वो ज़ाहिर बात है हमारा ये जो मीट है जितना भी हमारे जिस्म के साथ मसल्स अटैच हैं वो सारे है सारा भी ज़ाहिर बात है प्रोटीन इन नेचर है। तो उसमें भी जो मसल फाइबर्स पाए जाते हैं उनमें जो प्रोटीन होती है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। एंजाइम आ जाते हैं फंक्शनल प्रोटीन में,
तो सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होती और सारी प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं होती, तो सिर्फ जो फंक्शनल प्रोटीन होती हैं वो एंजाइम के तौर पर एक्ट करती हैं। हाईली स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट, ये जो एंजाइम होते हैं ये सबस्ट्रेट के हिसाब से बड़े पर्टिकुलर होते हैं, बड़े स्पेशल होते हैं, बड़े खास होते हैं। एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ ही बाइंड करेगा, वो सबस्ट्रेट किसी और एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होता। मिसाल के तौर पर ए से बी बनने वाला एंजाइम जो है वो E1 है, बी से सी बनने वाला E2 है, सी से डी बनने वाला E3 है और डी से ई बनने वाला E4 है। अब ये भी तो हो सकता है हम E4 उठाएं ए में डाल दें, ए जो है वो E4 से मिले और डायरेक्ट ई बना के हमें दे दे, ऐसा नहीं होता। क्यों? E4 जो है E4 एंजाइम बना ही डी सबस्ट्रेट के लिए है, तभी भी ये नहीं करेगा कि मैं E4 हूँ, मैंने ई बनाना है तो मैं डी ही बजाय डायरेक्ट ए से मिलता हूँ और ई में बदल देता हूँ। तभी भी E3 जो है वो बी से नहीं मिलेगा या डी से नहीं मिलेगा, E3 हमेशा सी से मिलेगा। तो हर एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के हवाले से पर्टिकुलर है। अब इसके अलावा एंजाइम के साथ कुछ राइबोजाइम्स भी होते हैं। राइबोजाइम्स प्रोटीन इन नेचर नहीं होते, ये होते हैं RNA मालिक्यूल। अब ये RNA मालिक्यूल यानी राइबो न्यूक्लियस एसिड मालिक्यूल जो होते हैं ये भी कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं, ये भी रिएक्शन हो तेज करते हैं, लेकिन ज्यादातर एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। राइबोसोम्स हैं, अंदर राइबोजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा वायरसेस और बैक्टीरिया में ये ज्यादातर पाए जाते हैं, इंसानों में भी पाए जाते हैं लेकिन वायरसेस और बैक्टीरिया के साथ भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंजाइम एंड राइबोजाइम। एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने हैं, राइबोजाइम जो है RNA से बने हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है बाद दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, केमिकली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम के अलावा जो तमाम एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये जो प्रोटीन, जिस प्रोटीन से एंजाइम बनता है उस प्रोटीन में ऑलमोस्ट 100 से 1000 अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। अगर हम एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर देखें, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें, यानी एक ही टाइम में उसे 3 अतराफ से देखें तो तीनों अतराफ से उसका जो स्ट्रक्चर नजर आता है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पे एक एक्टिव साइट होती है जहां पर आखिर सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है और ये इस एक्टिव साइट की वजह से ये स्पेसिफिक होता है, क्योंकि जैसी शेप एक्टिव साइट की होती है वैसा ही सबस्ट्रेट आके बाइंड करना होता है, ये मजबूरी है। वरना तो कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो है उसे प्रोडक्ट में बदल दे, समझ आई ना। तो इसलिए एक्टिव साइट जो है ये स्पेसिफिक होती है, इस पे अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफिक होता है, इसलिए इसके साथ उसी से रिलेटेड स्पेशल सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। तो ये हाईली स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट, हर सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम अलग होता है, स्पेसिफिक होता है। मिसाल के तौर पर स्टार्च को तोड़ने के लिए एंजाइम आता है अमाइलेज, आप यहाँ पर लाइपेज एंजाइम डाले हैं वो कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि लाइपेज जो होता है वो लिपिड्स को तोड़ता है, लाइपेज लिपिड्स को तोड़ता है। अगर आप यहाँ पर अमाइलेज डाले हैं तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होता, और अगर स्टार्च के साथ लाइपेज डाले हैं तो वो रिएक्शन नहीं होगा। यानी हर सबस्ट्रेट का एंजाइम अपना है। इनक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो तेज करेगा, स्पीड अप करेगा। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, इसे स्मॉल अमाउंट में चाहिए। यानी पहले एग्जांपल दी थी 50 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट 50 प्रोडक्ट बननी है, उसमें मैंने सिर्फ 5 मॉलिक्यूल एंजाइम डाले थे और वो भी एट दी एंड बच गए थे। तो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, रिक्वायर 100 फैक्टर। अब ये 100 फैक्टर क्या बुलाया ये भी हम पढ़ते हैं।
एंजाइम के लिए 100 फैक्टर का होना भी लाजमी है। अब 100 फैक्टर क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 100 फैक्टर होता है नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। एंजाइम ही प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एंजाइम हो प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर काम करने के लिए, मुनासिब काम करने के लिए, रिएक्शन हो तेज करने के लिए एंजाइम है साथ है एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है। अब नॉन प्रोटीन क्या है, यानी ये प्रोटीन हा बना नहीं हुआ, तो फैक्टर जो है वो प्रोटीन हा नहीं बना होता, ये किसी और चीज़ हा बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, मेटल आयंस हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर हो सकते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हो सकते हैं। यानी ये प्रोटीन से नहीं बना हुआ, ये किसी और चीज़ से बना हुआ होता है। लेकिन एंजाइम हो अपने प्रॉपर काम करने के लिए ज़रूरी है इसके साथ मिलना। The non-protein part which is essential for the proper functioning of enzyme is called cofactor। अब types of cofactor, हमने types of cofactor बनाई हैं on the basis of nature of cofactor। nature of cofactor मतलब ऑर्गेनिक इन नेचर हैं या इनऑर्गेनिक नेचर हैं। इनऑर्गेनिक नेचर वाले जो कोफैक्टर होते हैं उनका नाम है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो है ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, यानी मेटल आयंस होते हैं जिसमें जिंक, कॉपर, क्लोराइड, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल आयंस हैं जो एंजाइम हो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी चाहिए। यानी कोई भी एंजाइम जो है वो इन्हें बिना काम नहीं कर सकता अच्छे तरीके से। तो सलाइवरी अमाइलेज है, अमाइलेज सारी बात स्टार्च हो तोड़े हा, तो अब अमाइलेज हो एंजाइम एक मेटल आयन चाहिए होता है क्लोराइड। ये जो क्लोराइड है अमाइलेज के साथ मिले है, फिर जाके ये स्टार्च की डाइजेशन करे है, स्टार्च हो तोड़े है। अगर ये क्लोराइड अमाइलेज के साथ नहीं मिलता, अब अमाइलेज ही एक्टिव साइट भी है, उसके साथ स्टार्च ने बाइंड भी होना है, लेकिन ये कोफैक्टर नहीं अटैच, रिएक्शन नहीं होता, क्यों है ये उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। ऑर्गेनिक इन नेचर दूसरी टाइप है, ऑर्गेनिक इन नेचर। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, दो इकसाम हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। अब कुछ ऐसे कोफैक्टर होते हैं वो एक दफ़ा एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं, फिर वो परमानेंटली बाइंड ही हो जाते हैं, अलहदा होते ही नहीं हैं। तो टाइटली बाइंड टू एंजाइम ऑन अ परमानेंट बेसिस, ये परमानेंटली हमेशा के लिए एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसमें एक विटामिन है, वाइटामिन है, बायोटिन। ये जो बायोटिन विटामिन है ये एक दफ़ा एंजाइम के साथ अटैच हो जाए तो फिर ये अलहदा नहीं होता, बल्कि फिर जितनी देर भी, जितनी थ्रू आउट लाइफ वो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा तो ये बायोटिन उसके साथ अटैच होता है। हीम ग्रुप, आपने प्रोटीन पढ़ी हो हीमोग्लोबिन, उसमें हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये परमानेंटली प्रेजेंट होता है। तो एंजाइम ये लूजली अटैच होता है, जब रिएक्शन में उस एंजाइम ने हिस्सा लेना है ना, रिएक्शन में ये अटैच होता है एंजाइम के साथ, रिएक्शन करवाता है, बाद में दोबारा अलहदा हो जाता है। लूजली अटैच टू एंजाइम, ये डिटैचेबल होता है, यानी बाद में अलहदा हो जाता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है NAD एंड NADP। अब ये हो एंजाइम कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये आपको फोटोसिंथेसिस में और सेलुलर रिस्पिरेशन में मिले हैं। निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये दो एंजाइम है जो एक दफ़ा एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, रिएक्शन करवाने के बाद अलहदा हो जाते हैं, लूजली अटैच होते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंजाइम, अब ये जो टाइप्स ऑफ एंजाइम है ये फिर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं बोर्ड है पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इतना नहीं आता, इसमें से ज़्यादातर आपको शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ आए हैं। अब MCQ ये भी बनता है NAD एंड NADP, तो एंजाइम है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक्टिवेटर है। इसी तरह ये भी बनता है,
ये भी बनता है, लूजली अटैच होन होता है और टाइटली अटैच होन होता है। इसी तरह सलाइवरी अमाइलेज ही एग्जाम्पल है, यानी उसके साथ फ्लोराइड आयन अटैच होता है, ये भी एमसीक्यू है। तो टाइप्स ऑफ एंजाइम, ऐसे एंजाइम, अब एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। आपको पता है सेल में प्रोटीन दो ही चीज़ें बनाती हैं, या तो राइबोसोम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऊपर भी राइबोसोम ही अटैच होते हैं, इसका मतलब है राइबोसोम ही बनाते हैं। तो इंट्रा सेलुलर एंजाइम बने सेल है अंदर और इस्तेमाल भी सेल है अंदर ही हो जाए, ऑपरेट विद इन सेल, यानी उनसे जो रिएक्शन होना है वो भी सेल है अंदर ही है। तो उसे उन एंजाइम को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। एग्जाम्पल है सेलुलर रिस्पायरेशन। इसके बाद सेकंड टाइप है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ये बनते सेल है अंदर है, लेकिन फिर इन्हें सेल से बाहर सेपरेट कर दिया जाता है और ये सेल, इनसे जो रिएक्शन होना है वो सेल से बाहर होता है। तो ये बाहर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेट आउटसाइड, सेपरेटेड आउटसाइड, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इनसाइड। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन स्टमक, स्टमक में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे बनते सेल्स के अंदर हैं, फिर ल्यूमन ऑफ या कैविटी ऑफ स्टमक में डाल दिए जाते हैं जहाँ फूड ही डाइजेशन होनी होती है। इसमें पिप्सिन एग्जाम्पल है, पिप्सिन एंजाइम है जो सेल है अंदर बनता है, बाद में उसे स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर रिलीज करवा दिया जाता है। मैदे के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पर जाकर ये प्रोटीन ही डाइजेशन करता है, प्रोटीन ही डाइजेशन करता है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है प्रोटीन पिप्सिन। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स और कोफैक्टर, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लॉस एंड सी मॉडल यानी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।